हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा रत्नम है और मैंने इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में 274वीं रैंक हासिल की है। मैंने ये परीक्षा हिंदी माध्यम से दी थी। तो अभी जो हम ये बातचीत करेंगे इसमें मैं अपनी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही है यूपीएससी पूरी तैयारी की, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चूँकि ये मेरा 5th अटैम्प्ट था, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अपने इन सभी 5 अटैम्प्ट्स में क्या सीखा। और इसके अलावा हिंदी मीडियम में चूँकि बहुत चैलेंजेस आ गए हैं, तो उन चैलेंजेस से कैसे हम ओवरकम करें और कैसे इस परीक्षा को क्रैक करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जो मेरी ये पूरी जर्नी रही है यूपीएससी की, एक प्रिपरेशन से लेकर अभी तक उसको क्लियर करने तक की, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स जो है वो एक मुश्किल फेज़ हो गया, एक मुश्किल चरण है। और स्पेशली हिंदी मीडियम के लोगों के लिए जो सीसैट है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। चूँकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, इसलिए मुझे सीसैट बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा था। लेकिन कई लोग हमेशा लोग मुझे ये कहते हैं कि चूँकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें सीसैट में प्रॉब्लम होती है। मुझे ये लगता है कि ज़रूरी है कि हम सीसैट के लिए जो बेसिक्स हैं, जैसे एप्टीट्यूड है और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं या फिर कॉम्प्रिहेंशंस हैं, अगर हम उसे एग्ज़ाम के 2-3 महीना पहले से अगर हर रोज़ 2 घंटे भी सॉल्व करें, तो मुझे लगता है कि सीसैट का पेपर जो है वो क्लियर करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। और प्रीलिम्स की अगर बात करें हम, तो प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। जो भी एवरीथिंग अंडर द सन जो कुछ भी है वो प्रीलिम्स में आ जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रीलिम्स के लिए जो अपने रिसोर्सेज हैं वो कम करें। तो जैसे कि पॉलिटी की बात हुई, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब जो है वो मेरे हिसाब से वो काफ़ी है आपके लिए। जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई उसमें मैंने जो भी स्टैटिक पोर्शंस थे उसके लिए बुक पढ़ी। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स होते थे उसके लिए मैं न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ती थी। और इसके अलावा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी मंथली मैगज़ीन आता है, आप उसमें से किसी भी एक को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले करीबन मैंने 5-6 बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व किए। शायद मुझे लगता है कि मैंने करीब एग्ज़ाम के पहले करीब मैंने 20,000 से 30,000 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए होंगे। तो जब आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स सॉल्व करते हैं तो एक आपका जो कंफर्ट लेवल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर देते हैं तो आप एक कंफर्ट में आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स सॉल्व करें, उससे आपका कंफर्ट टूटता है। और उसके बाद से आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू मिलता है कि अच्छा मेरी तैयारी कहाँ तक है, कितनी पहुँची है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 45 डेज़ से रेगुलरली हर रोज़ एक पेपर लगाती थी, पक्के से लगाती थी। तो मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी बहुत। और इस बार भी मेरे प्रीलिम्स में ठीक स्कोर आए थे। दूसरी बात है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें प्रीलिम्स का। तो कई लोग ये कहते हैं कि जब भी आप पेपर देखिएगा तो पेपर में मुश्किल से ऐसे 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं। लेकिन इस बार का जो प्रीलिम्स था हमारा 2019 का, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप वन गो में क्लिक कर पा रहे थे। जैसे कि मैंने जो पेपर दिया था, आई गेस मैंने 40 के अराउंड क्वेश्चंस थे जो मैंने पहली बार में लगाए थे कि हाँ ये 100% श्योर है कि मैं लगाऊंगी। बाकी का सारा आपको गेस करना होता है, इन्फॉर्म्ड गेसिंग करनी होती है। और वो जब आप इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं आप वो सीख जाते हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और मैंने जब इस बार का पेपर देखा, क्योंकि इस बार का प्रीलिम्स का पेपर बहुत टफ था, तो मुझे ये पता था कि ये पेपर मैं पूरा 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकती। तो मैंने अपने आप को वो स्टिक किया कि जितने मैं कहीं भी जो ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं मेरी समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है मैंने, उसको मैंने टच नहीं किया। तो मैंने अराउंड 80 क्वेश्चंस लगाए थे और उसमें मेरा हिट रेशियो अच्छा था और शायद मेरा स्कोर अभी आया नहीं है पर अच्छा था, मुझे ऐसा पता है जब मैंने मिलाया था। तो प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए आप विपिन चंद्रा की बुक रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा
NCERTs जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें NCERT पढ़ना होगा कि NCERT इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स लेवल पे। और इसके बाद मैं मेंस की बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा सेकंड मेंस था। इसके पहले मैंने 2017 में मेंस लिखा था और कुछ नंबर से मेरा कॉल नहीं आया था। तो मेंस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी, एक जनरल स्टडीज़ के लिए और दूसरा ऑप्शनल के लिए। जो आंसर राइटिंग की बात है, हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास कंटेंट का इशू एक बहुत बड़ा है। दूसरा, हमें हिंदी में वो क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तीसरी चीज़ है कि हिंदी में अपने आंसर को कॉन्साइज़ करके लिखना भी एक चैलेंज है। पर इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भी हम अगर कोशिश करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली मैंने जो किया था, मैंने इस बार जो जनरल स्टडीज़ के पेपर था, तो मैंने 2017 में एग्ज़ाम देने के बाद 1 साल ड्रॉप किया, क्योंकि उसके बाद से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे जो मेंस की तैयारी है उसमें मुझे कुछ गैप लगा। मुझे लगा कि मैं अभी इतना स्कोर नहीं कर पाऊँगी कि मेरा एक रैंक आ सके। तो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया और मुझे एक मेंटर गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो मैंने फोरम IAS का जो मेंटर गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें अपने आप को इनरोल किया और उन्होंने फॉर्चुनेटली मुझे इनरोल किया अपने इस प्रोग्राम में। और वहाँ पे आयुष सर ने मुझे बहुत गाइड किया और मेरे आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की उन्होंने। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली उन्होंने मुझे बताया कि हमें आंसर कैसे करना है, कि GS2 है तो GS2 का कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, GS3 का क्वेश्चन है तो उसको कैसे लिखना है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बताई गई और मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी इन दिस अटेम्प्ट। जैसे GS2 का पेपर है तो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी जैसे कि BR अम्बेडकर का कोट है तो हम चाहें तो उससे उसे एंड कर सकते हैं। इसके अलावा GS2 के पेपर में ऐसा बोला गया कि अच्छा होगा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से क्वेश्चन आता है तो हम फिर उस आर्टिकल से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इंट्रोड्यूस करें। तो इंट्रोडक्शन देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन में अगर वे फॉरवर्ड के बाद से हम चाहें तो कोई कोट लिख सकते हैं। तो आई थिंक इससे जो है आंसर जो है वो आपका काफ़ी इम्प्रूव होता है, इनरीच होता है। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा, मैं जो भी आगे का मार्ग होता था, जो वे फॉरवर्ड हम बोलते हैं, वो ज़रूर लिखती थी, चाहे वो भी लिखना होता है हमें, तो उसको लिखना होगा हमें अपने आंसर में। और GS3 है तो GS3 की अगर हम बात करें तो GS3 में जैसे कि इस बार इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन में हमें अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो फैक्ट्स के थ्रू सब्सटैंशिएट करने थे। तो उसमें फैक्ट्स रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी माध्यम में भी ऐसी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक सर्वे से उठा सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे से फैक्ट्स उठा के और उसे हम अपने आंसर में पुट ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए जनरल स्टडीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, जैसे कि द हिंदू हो गया, कोई भी एक न्यूज़पेपर, मैं द हिंदू पढ़ा करती थी। इसके अलावा आप अपने नोट्स, मैंने क्या किया था कि मैंने हर टॉपिक पे, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, उस पर अपने हिसाब से एक 250 वर्ड्स का एक नोट्स तैयार किया था कि इस टॉपिक पे अगर कुछ पूछेगा तो ये ना हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो आई हैव समथिंग टू राइट ऑन, मतलब उस टॉपिक पे लिखने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ हमेशा था। तो मैंने हर टॉपिक को तोड़ा और हर टॉपिक को तोड़ के मैंने, और जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे 2013 से अभी तक में जितने क्वेश्चंस आए थे उस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर किया, लिखा। और एक और बड़ा चैलेंज होता है कि हमें 7 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। पिछले अटेम्प्ट में जो मेरे साथ हुआ था 2017 में, कि मेरा पेपर, स्पेशली एथिक्स का पेपर मेरा छूट गया था। इस बार मैंने एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ा और इनफैक्ट मैंने अपने सारे पेपर्स जो हैं वो ऑन टाइम कंप्लीट किए थे। तो वो चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। और वो प्रैक्टिस आप ऐसा कर सकते हैं हम कि प्रीलिम्स के बाद, जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हम दे दें, उसके बाद से और मेंस का एग्ज़ाम देने तक हम रेगुलरली एटलीस्ट 5 सवाल अगर लिखें, या फिर हम ये कर ले कि 1 घंटे में मुझे 7 सवाल लिखना है, तो
स्टार्टिंग में तुरंत तो वो स्पीड नहीं आएगी, पर धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों के बाद वो स्पीड आ जाती है कि आप 7 मिनट में क्वेश्चन को ब्रेक भी कर लेते हैं और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आप समझ भी लेते हैं और आप उसको आंसर भी कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले क्वेश्चन को समझना, उसको ब्रेक करना, आंसर लिखना और वो स्पीड में लिखना, वो 7 मिनट में, ताकि आप पूरा सब कुछ लिख सकें। तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैंने किया था इस बार। इसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट दिए थे आंसर्स, और वो जितने भी जो भी सजेशंस मुझे आयुष सर बताते थे क्योंकि यहाँ पे ये ऐड करो और ऐसे करो, मैंने उसको उसको पूरी तरह से इनकलकेट करने की कोशिश की, और वो बहुत मेरे लिए उपयोगी साबित हुआ। इसके अलावा एथिक्स के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे, तो उससे भी मैंने अपने एथिक्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे एथिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं हमें, तो आप उसे देख सकते हैं। तो उससे भी कई बार आंसर जो है वो इन रीच हो जाता है हमारा। अब मैं मेंस पेपर्स में अपने ऑप्शनल की बात करूँगी। मेरा ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री था। तो अब जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो सब ये पूछते हैं कि वाई दिस ऑप्शनल। तो मुझसे भी सबने पूछा कि वाई हिस्ट्री। तो हिस्ट्री लेने का सबसे बड़ा मेरा जो रीज़न वो ये था, पहला तो ये कि मेरा इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में, और दूसरा ये कि हिस्ट्री जो है वो जनरल स्टडीज़ के जीएस पेपर 1 में और साथ ही एस्से में, इन दोनों में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से मैंने हिस्ट्री को चूज़ किया। पर हाँ, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसमें एफ़र्ट बहुत लगता है और मतलब बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। तो ऑप्शनल चूज़ करने में हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप वही ऑप्शनल चूज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे ऑप्शनल पढ़ना है, आपको लगे कि हाँ मतलब ऑप्शनल है, ये मेरा एडवांटेज है, मतलब इसको पढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी टाइम पे मुझे ऑप्शनल पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ लूँगी। तो वो उस तरह का, उस इंटरेस्ट का आप ऑप्शनल चूज़ करिए। चूँकि हिंदी मीडियम में हिंदी और हिस्ट्री 2 ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो मोस्टली लोग चूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कंटेंट भी है हमारे पास हिंदी में हिस्ट्री का बहुत सारा, तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत परेशानी नहीं होती है हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल को चूज़ करने या फिर उसमें स्कोर करने में। तो ये एक बात हो गई मेरी। इसके अलावा अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, इस बार मैंने मॉक्स दिए थे बहुत डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, और वो जो मॉक देने के बाद वो जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे आप बेसिकली ये देख पाते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कि कहाँ क्वेश्चन आता था तो आप कहाँ ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहाँ आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। तो वो एक जो पूरी की पूरी आपको अपनी पर्सनालिटी खुद ही दिख जाती है। तो वो जो आप अपना वीडियो देख के जब आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है मुझे लगता है। तो मैंने ये किया था कि मुझे जो भी इंस्टीट्यूट्स मेरे मॉक के बाद मेरा वीडियो देते थे, मैं उसे देखती थी और फिर मैं उसे एनालाइज़ करती थी कि अगर अब मैं इसे आंसर देती तो कैसे देती, या क्या मेरे आंसर में कमी थी, या मैं कैसे बोल रही थी। तो इन सब चीज़ों को मैंने देखा और उसको मैंने सुधारने की कोशिश की थी अपने इंटरव्यू के टाइम पे। इसके अलावा चूँकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वैसे क्या 5 गलतियाँ थी जो मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट्स में की थी और जो मैंने इस अटेम्प्ट में नहीं की, और बाकी जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उसको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला ये कि आप एग्ज़ाम तभी दीजिए जब आप पूरी तरह से एग्ज़ाम रेडी हो। इसलिए एग्ज़ाम मत दीजिए कि आपको जस्ट एक्सपीरियंस करना है, इस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेना है, ये गलती मत करिएगा। दूसरा, मैं घर पे पढ़ती थी और मॉक टेस्ट जाके स्पेशली रियल लाइफ सिचुएशन में या कोचिंग सेंटर्स में जाके नहीं देती थी। तो वो एक गलती थी, क्योंकि अचानक से मुझे ये प्रीलिम्स के दिन या मेंस के दिन होता था कि मैं सीधे जाके एग्ज़ाम दे रही हूँ और उसके पहले मैं घर पे रह के तैयारी कर रही हूँ, तो वो सिमुलेशन नहीं हो पा रहा था मेरा था, तो उससे मेरी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी उस पर अफेक्ट पड़ता था। तो मैंने मॉक्स ज़रूर दीजिए। और तीसरी जो गलती मैंने की थी कि मैंने जो है बहुत सारे मैं रिसोर्सेज से पढ़ती थी कि मैं अब कोई भी एक टॉपिक है तो मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, जैसे कि कोई एक इशू आया तो मैं सोचती थी कि मैं हिंदू से भी पढ़ लूँ, लाइव मिनट से भी पढ़ लूँ और किसी और एक न्यूज़पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस से भी पढ़ लूँ। इनिशियली मैंने ये गलती की थी। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिट करने की बहुत ज़रूरत है, वो एक करना चाहिए हमें। चौथा,
चूँकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सिविल सर्विसेज में, तो इनिशियली मुझे लगता है कि मुझे गाइडेंस बहुत अच्छा नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए एक मेरे फेलियर का बहुत बड़ा कारण था। तो मैंने जो गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया वो ज़रूर उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो ये एक बात है। और पांचवी जो गलती थी वो थी आंसर राइटिंग की। और आंसर राइटिंग जो है वो हमें उससे बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसे रिगरसली करना चाहिए, क्योंकि ऑन द डी डे हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो आंसर लिखने का जो हमारा एक्सपीरियंस होगा और जो प्रैक्टिस होगी सिर्फ़ और सिर्फ वही वर्क करेगा। तो ये 5 गलतियाँ जो हैं ये लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि हाँ, हिंदी माध्यम में अब इस परीक्षा में क्या क्या जो है वो चुनौतियाँ आ गई हैं और उसको कैसे एड्रेस करें। तो हिंदी माध्यम के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है, एक तो सीसैट है, दूसरा जो कंटेंट है उसका बहुत क्वालिटी कंटेंट जो है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी हैं उन्हें इस चैलेंज के साथ इस एग्ज़ाम में उतरने की ज़रूरत है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके पास ये लिमिटेशंस हैं और फिर इस लिमिटेशन को कैसे वो एड्रेस करेंगे उसके लिए उनको आगे सोचना चाहिए। जैसे कि अगर उनको क्वालिटी कंटेंट हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो उन्हें इंग्लिश में जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो पढ़ना चाहिए और फिर उसका अपने हिसाब से आप उसका नोट्स बना सकते हैं। ये मैंने किया था। मैंने इंग्लिश में जितने भी कंटेंट होते थे मैं पढ़ती थी और मैं फिर उसके नोट्स बनाती थी। तो मुझे लगता है लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर नहीं होना चाहिए। और चाहे कंटेंट हिंदी में अवेलेबल हो या इंग्लिश में अवेलेबल हो, हमें इस माइंडसेट के साथ चलना है कि जिस भी भाषा में हमें वो कंटेंट अवेलेबल है हम उसे अपनी भाषा में लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको हम आंसर में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो इस चुनौती को हमें एड्रेस करना होगा और इसके साथ ही हमें इस परीक्षा की तैयारी में आगे बढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त हिंदी माध्यम में एक चुनौती और जो आती है वो है कि हमें पेपर कंप्लीट करने की चुनौती आती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पेपर जो है वो छूट जाता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था पिछले अटेम्प्ट में मेरे, कि मेरा पेपर जो है वो छूट गया था। तो उससे एड्रेस करने के लिए तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा आंसर्स हो सके वो लिखें और उसको रिग्रेसली करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। और चौथी चीज़ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर हम डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें और उनके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। उससे ये होगा कि जब हम मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे तो उस दिन जो है क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो ऐसा था कि आपको काफ़ी सोच के और फिर आपको उसका आंसर लिखना था, तो वो एक जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने साथ शामिल करने की ज़रूरत है। और मैं हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को ये कहना चाहूँगी कि हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रयास करें तो डेफ़िनेटली हम भी अच्छा करेंगे और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और धन्यवाद।